हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण अध्याय 4 पढ़ेंगे वायु। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का हम उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% यहाँ पे दिया गया है। तो संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें हैं। देख लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं
इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हर एक पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कितना दिखाया गया है? 13 किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ पे 13 किलोमीटर यहाँ पे इसमें दिया है। ठीक है, तो 13 किलोमीटर कहाँ तक आएगा? हो सकता है यहाँ तक आए। ठीक है, ये है हमारा समताप मंडल और ये है मध्य मंडल, मध्य सीमा, और वायुमंडल एवं सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा होना, कुहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल कहाँ है? ये है हमारा समताप मंडल। तो सब समताप मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। देखिए ठीक ऊपर होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली हुई है। यहाँ तक फैली हुई है, किलोमीटर तक फैली हुई है। 80 किलोमीटर तक अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जब इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है,
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल वायु में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेंगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के इतना भाग केवल 1/2 अरबवां ही प्राप्त करती हैं। तापमान। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु भी ज़्यादा गर्म होती हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली आपतन या आतपन वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी।
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस से पर उबलता है। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है? उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो अस्थायी पवने व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने।
स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर क्या है आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में एकदम अच्छे से दिखाया गया है। उच्च दाब ध्रुवीय पवनें इधर से बह रही हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उस सनातन पछुआ पवन, ठीक है। और ये है हमारा कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। प्रमुख वायु दाब की पेटियां हैं, ये दिखाई गई हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक पवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर तक ऊंची ज्वारी तरंगे आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने चक्रवात, महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। ठंडी वायु, गर्म वायु, चक्रवर्ती वर्षा, आर्द्र वायु, पर्वतीय वर्षा, गर्म वायु, संवहनी वर्षा। वर्षा के प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता। आर्द्रता जानेंगे। आर्द्रता क्या होती है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं।
जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्तीय वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, समी, सहिम, वृष्टि तथा ओला है? अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली 2 गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें से नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार लिखिए: संवहनी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा। वायुदाब क्या है? तो पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल, ठीक है। ये देखते हैं वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल बादल विहीन है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है? घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा। यहाँ पे देखते हैं व्यापारिक पवने, अस्थाई पवने, इस तरह लगा देते हैं। लू अस्थाई पवने और मानसून मौसमी पवन और पवन की क्षैतिज गति।
कारण बताइए। ये देखते हैं, कारण बताइए। 8 दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में ही अक्सर आई दिन होते हैं, और आई आई आर्द्र दिन वर्षा ऋतु में ही वो अक्सर आर्द्र दिन होते हैं, और आर्द्र दिनों में हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है, और यह हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देती है। ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है। यही कारण कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर से आने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। हेलो फ्रेंड, समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, और अपने हर एक ग्रुप में शेयर भी करिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय।